जनरेशन मैंने आपको करा दिया था कि नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होती हैं, बताया था, याद है ना? 3 स्टेजेस बताई थी। 3 स्टेजेस में पहला स्टेज था रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने -70 मिलीवोल्ट बताया था, जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्जेस रहते थे। ओके, पोटेशियम गेट लिखी होते थे, लिखी मतलब थोड़ा सा खुला रहता था, एंड सोडियम कंप्लीट बंद रहते थे, और वोल्टेज गेटेड घूमते थे। क्लियर है ना? उसमें मैंने उसके बाद क्या होता था, डीपोलराइजेशन का नंबर आता था। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता था, एकदम से क्या, अगर स्टिमुलस जैसे ही बाहर से मिलेगा, वो चैनल आयन जो गेट्स थे वो ओपन हो जाते थे। क्यों ओपन हो जाते थे? उसके कैल्शियम बाइंड करके रखता था, वो कैल्शियम हट जाता था और सोडियम के पंप ओपन हो जाएंगे। सोडियम के पंप ओपन होने से पोटेशियम का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा इनसाइड। ओके, और पोटेशियम ऑलरेडी कंप्लीट बंद हो जाएंगे, तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हो गया और बाहर का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। ठीक है, और उसमें वो कब तक चलेगा? जब -70 मिलीवोल्ट से वो -60 थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आ जाएगा, तब थ्रेशोल्ड वैल्यू के मिलते ही वो -60 से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट +30 तक आएगा। तो इस तरह से वो क्या होगा, पूरी कंप्लीट मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाएगी। यहां तक क्लियर? उसके बाद क्या होगा, वापस जैसे ही डी -30 या +30 या +45 तक वो पहुंच जाएगा, उसके बाद वो वापस रीपोलराइज्ड होता है। रीपोलराइज के लिए क्या होगा, फिर से पोटेशियम सोडियम के पंप जो बंद हो जाएंगे, और अब क्या होगा, पोटेशियम के पंप बिल्कुल सारे ओपन हो जाते हैं, तो धीरे धीरे पोटेशियम बाहर की तरफ जाने लगेगा और सोडियम वोल्टेज गेटेड से बाहर जाएगा। तो धीरे धीरे फिर से वापस सेम कंडीशन आ जाएगी। कब तक वो कंडीशन आएगी? जब तक -70 मिलीवोल्ट ना हो जाए। ओके, तो जनरेशन तो हो गया। तो आप लोगों को ये पता है, जैसे कि दिखाने के लिए बना रही हूं कि जैसे मैंने एक न्यूरॉन बना दिया, तो ये तो सारे डेंड्राइट्स है। ओके, और ये हमारे क्या है, ये एक्सोन है, एंड दीज ऑल आर नर्व एंडिंग्स। ये थे टीलोडेंड्रिया, जहां माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होते थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या रिलीज करते थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये होते हैं हमारे सिनेप्टिक लोब, वो सिनेप्स नहीं होता, ठीक है, ये सिनेप्टिक लोब होता है। अब क्या हो गया, देखो पहले ऐसा था यहाँ पे, और तुम्हें पता है माइलिन शीथ जहां जहां पे होगी वहां पे ये काम नहीं होगा, इंसुलेशन का काम होता है, तो यहाँ पे होगा, है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। पहले ये था, बाद में क्या हो गया, बाद धीरे धीरे बाहर नेगेटिव चार्ज हो गए, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ गए ना बात? अब तुम्हें पता है यहां से कोई भी डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को लेते हैं। कोई भी सिग्नल आएगा, ये डेंड्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ही तो वो सारा पोलराइज डीपोलराइज्ड होगा। सिग्नल आ रहा है, डीपोलराइज पोलराइज करेगा, उसके बाद वो सिग्नल यहां से होते हुए कहां चला जाएगा, इनके पास सिनेप्टिक, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स 2 तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं सप्रेसिव टाइप के और कुछ होते हैं एक्साइटमेंट वाले। तो जैसे हमें कई बार खुशी होती है, हम बहुत ज्यादा नाचने लग जाते हैं, डांस करते हैं, वो एक्साइटमेंट के नर्व इंपल्स होते हैं। पर कुछ नर्व इंपल्स ऐसे होते हैं जो हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं, कोई काम नहीं होता, हम रोने लग जाते हैं, जो डिप्रेस कर रहे हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। तो इस तरह के भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब क्या है, यहां तक का तुम्हें समझ में आ गया कि अंदर तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये धीरे धीरे ये सारे के सारे चीजें यहाँ, सिग्नल यहां तक जाएगा, सिग्नल यहां तक जाएगा। कंडक्शन का मतलब अब आगे दूसरे न्यूरॉन पे कैसे जाएगा वो चीज, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज कैसे जाएगा। अभी मेरे को सांप ने अगर यहाँ काटा है, तो मेरे आगे पूरी बॉडी पे थोड़ी ना काट रहा है, वो एक ही जगह काटता है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाती है। कैसे? तो देखो, जैसे कि एक न्यूरॉन है, अब दूसरा न्यूरॉन मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डेंड्रोन बना दिए, और ये मैंने बना दिए फिर से, हाँ, गैप होता है, ठीक है। मैंने एक न्यूरॉन बनाया, फिर दूसरा न्यूरॉन बनाया है। अब ये जो न्यूरॉन, ये क्या है, वापस से डेंड्रोन्स या डेंड्राइट्स, ठीक है।
अब ये क्या होगा, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं यहां तक इस डिपोलराइजेशन का इंपल्स यहां तक जाएगा, जैसे ही ये जाएगा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये बाहर निकल रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकल जाते हैं और ये जो दूसरे की मेम्ब्रेन होती है, पहला मेम्ब्रेन ये है, पहला न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन के ऊपर बाहर की तरफ क्या लगे रहते हैं, रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम इनको बोलते हैं न्यूरो रिसेप्टर्स। पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर रिलीज हो गए, मान लो यहाँ पे रिलीज हो गए, ठीक है, मैंने इनको ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर रिलीज हो गए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने के बाद ही इसके साथ में अटैच हो जाते हैं। कौन एक्सेप्ट कर लेगा उसको, रिसेप्टर्स ले लेंगे। हमारे पास भी तो हर बॉडी पे टच का रिसेप्टर होते हैं, टंग पे रिसेप्टर्स होते हैं, हम खाने के टेस्ट करते हैं तो रिसेप्टर जैसे हमारी बॉडी ले लेती है ना, इसी तरह से उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कौन कर ले रहा है, रिसेप्टर्स ले लेंगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ने इन रिसेप्टर्स को ले लिया। मैं इनके ऊपर ऐसे बना देती हूँ क्रॉस करके, ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या लग गए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स लग गए हैं। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर लगेंगे, ध्यान से सुनना बात को, हर एक रिसेप्टर के साथ में यहाँ पे एक गेट लगा हुआ होता है। हर रिसेप्टर के साथ एक गेट लगा रहता है। कौन सा गेट, सोडियम गेट लगा रहता है। ठीक है, अभी देखो वापस से ये सब निकल रहे हैं तो अंदर वापस से क्या होगा, ये बाहर का एनवायरनमेंट है ना, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सोडियम चार्ज होगा यानी कि बाहर। तो यहाँ पे जैसे ही ये रिसेप्टर के ऊपर लगेगा ये चैनल गेट खुल जाएगी। रिसेप्टर के साथ में गेट लगे रहते हैं, पहले वो बंद रहते हैं, लेकिन जैसे ही रिसेप्टर्स पे न्यूरोट्रांसमीटर लगेंगे वो गेट ओपन हो जाएंगे। और गेट के ओपन होते क्या होगा, बाहर कौन है, सोडियम, तो सोडियम यहां से अंदर चला जाएगा। सोडियम अंदर चला गया सारे गेट से, तो सोडियम का कंसंट्रेशन फिर से अंदर ज्यादा हो गया। फिर से ये वाली मेम्ब्रेन पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन थी, पहले रेस्टिंग थी ना, बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, पहले ये ऐसे था। ओके, लेकिन यहां से स्टिमुलस मिलने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्जेस आने लग गए हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव होने लगेगा और बाहर नेगेटिव होने लगेगा। तो मेम्ब्रेन कैसे हो गई है, वापस से डीपोलराइज हो गई है। क्लियर, और फिर वापस से रीपोलराइज होगी। तो इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो हमारे मैसेज होते हैं या स्टिमुलस होता है या इंपल्स होता है वो कंडक्शन करता है, चलता है। हाँ, मोस्टली सोडियम ही जाता है। ठीक है, दूसरे को क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस चाहिए था, गेट ओपन हो गया और सब चले गए। क्लियर हो गई बात। अभी एक बार फिर से सुन लो, मैं तुम्हें एक ये एरिया थोड़ा खोल कर दिखा रही हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना एरिया, एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है साइनेप्स। ओके, कुछ बच्चे बोलते हैं ये जो बीच का स्पेस होता है इसको हम साइनेप्स बोलते हैं, बट ये गलत होता है, बीच के स्पेस को साइनेप्स नहीं बोलते। ठीक है, अब मैं इसको एक स्ट्रक्चर बना रही हूं। हाँ, क्या बोल रहा है, हाँ हाँ, देखो साइनेप्स का मतलब होता है गैप, उसको फिल कर रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला, इस एक्सोन को लेके, इस नर्व एंडिंग से लेके इस डेंड्राइन तक, मैं वो बता रही हूँ, इस नर्व एंडिंग से इस डेंड्रोन तक के बीच के जगह को हम क्या बोलते हैं, पूरा साइनेप्स बोलते हैं। ओनली इस स्पेस को साइनेप्स नहीं बोलते, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने एक ये सिनेप्टिक लोब बनाया है बड़ा, मैंने एक सिनेप्टिक लोब को बड़ा करके बना दिया। ठीक है, और ये क्या है, डेंड्रोन, तो मैं डेंड्रोन ऐसे करके बना देती हूँ, ये बना दिया मैंने, डेंड्रोन बड़ा करके बना दिया। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या बनाया मैंने, नर्व एंडिंग, या तुम इसको क्या बोलते हो, सिनेप्टिक लोब। ओके, बोलते हैं ना। ओके, और ये वाला जो नीचे मैंने बनाया डेंड्रोन। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसकी ये जो सिनेप्टिक लोब की ये जो मेम्ब्रेन होती है
ओके, ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में आता है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक लोब, सॉरी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इस वाली मेम्ब्रेन को? सिनेप्टिक, सिनेप्स बनने से पहले की मेम्ब्रेन, तो प्री सिनेप्टिक, प्री मतलब पहले की, ओके, और ये सिनेप्स के बाद की मेम्ब्रेन हो गई, है ना, तो इसको हम बोल देंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर है ना? अभी ये जो बीच में स्पेस है, ओके, बीच में जो स्पेस बचता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? हाँ, उस जो खाली जगह होती है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब जगह, खाली जगह, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ध्यान से सुनना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? साइनेप्स। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स किस किस के बीच में बना? एक नर्व एंडिंग की प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है? बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर के वेसाइकल्स है ना इसमें, और जिनके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर्स डाला हुआ है ना, ओके। तब ये क्या होगा? जैसे ही ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और ये क्या करेगी? बाहर की तरफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को पुश करेगी, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को ऐसे बना देती हूँ, ये निकल गए। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेंगे, डेंड्रोन की जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहां पे क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर के साथ में गेट होता है, याद रखना आप लोगों को, ओके। जैसे ही ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड होने के बाद ही ये गेट ओपन हो जाएगा। और हमें पता है बाहर का एनवायरनमेंट में कौन सा फ्लूइड में क्या ज्यादा होता है? सोडियम ज्यादा रहता है। तो इस गेट के थ्रू अंदर क्या आ जाएगा? सोडियम भर जाएगा, और सोडियम के अंदर आते ही ये मेम्ब्रेन वापस से कैसी हो जाएगी? ये नॉर्मल थी तो अब हो जाएगी डीपोलराइज, ठीक है। और इसी तरह से फिर ये दूसरे पे जाएगा, फिर थर्ड पे चला जा सकता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स होते रहते हैं, कंडक्शन होता है, आना जाना लगा रहता है। क्लियर है? हाँ आयुष, ठीक है। बोर्ड पे जो डायग्राम बनाया ना, उसको जल्दी से बना लेना। चलो, अभी तो ये तो थी बात नर्व इंपल्स जनरेट कैसे हुआ। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन करो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नर्व इंपल्स जनरेटेड एंड कंडक्शन, तो जनरेशन कैसे हुआ? तीन चीजें स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले बताएंगे नर्व इंपल्स होता क्या है। इट इज एक्साइटमेंट फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म होता है ना, और ये केमिकल के थ्रू में ये इधर से उधर जा रहा है, और इसको आयनिक थ्रू भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयन्स अंदर जा रहे हैं ना, आयनिक ट्रांसफर भी हो रहा है, ओके। अभी मैं आपको बता रही हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचा हुआ है, दैट इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो एग्जाम में अगर आया साइनेप्स क्या होता है तो बता देंगे, ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा साइनेप्स के लिए, और ये सब नाम लिखने हैं, और उसमें बताना है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। अभी मेरा टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नींद नहीं आनी चाहिए रेहान, सोल्टेटरी कंडक्शन, एग्जाम में आता ही है। सोल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? सोल्टेटरी का मतलब होता है गैप। सोल्टेटरी का क्या मतलब होता है? गैप, ठीक है। इसका मीनिंग सुन लो और फिर मैं अपने आप लिख लेना इसको, मैं नोट्स भेज दिया इसके लिए भी, ठीक है। क्या होता है अभी यहां ध्यान से सुनना, ये जो सोल्टेटरी कंडक्शन होता है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये सिर्फ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में ही होता है, नॉन माइलिनेटेड एरिया पे नहीं होता। माइलिनेटेड का मतलब क्या था? ऐसी थी, तुम्हें पता है?
ये डेंड्रोन हो गए, ठीक है। इसके ऊपर अगर ऐसे माइलिन की शीट लगी रहती थी, और कई जगह पे माइलिन की शीट नहीं होती, उसको हम नॉन माइलिनेटेड फाइबर बोलते थे, बताया था। और जिस पे माइलिन की शीट होती है उसको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं। माइलिन कौन रिलीज करता है? हाँ, मैं क्या बता रही थी कि ये जो सोल्टेटरी का कंडक्शन होता है, सोल्टेटरी कंडक्शन एक तरह का नर्व का इंपल्स को जाना ही बोलते हैं। जैसे मैंने अभी सिखाया, नर्व इंपल्स जा रहा था, ये भी उसी तरह का ही फॉर्म होता है। लेकिन सोल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? एक तो होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो जैसे कि कोई नॉन माइलिनेटेड एरिया है और इसके ऊपर बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव है, तो बाहर से स्टिमुलस मिलेगा और वो फिर ऐसे चेंज होता जाएगा, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, इस तरह से जा रहा है, तो कोई गैप नहीं आ रहा है। और इस तरह से इंपल्स को जाने में टाइम लगेगा, स्लो स्लो जाएगा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है, देखो मैंने ये एक्सोन लेयर बनाई है, इधर डेंड्रोन है, उधर नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही लेयर बना दी, और तुम्हें पता है इसके ऊपर क्या लेयर होती है? माइलिन की शीट। मैंने तो ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मैंने बना दी है किसकी शीट? माइलिन की शीट। ये लाइनिंग वाला जो एरिया है दैट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और माइलिन की शीट कौन बनाता है? स्वान सेल। स्वान सेल्स इसका माइलिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। तुम्हें पता है यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस भी होगा इनका। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे डेंड्रोन वाला एरिया था, यहाँ पे इसको इंपल्स मिल चुका है, इंपल्स मिल चुका है, तो अंदर तो क्या होगा, बाहर तो पॉजिटिव था लेकिन अंदर नेगेटिव था। अब वो सोडियम के आयंस के जो गेट होंगे वो यही होंगे, यही हो सकते हैं ना, यहाँ पे तो होंगे, तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेशन का काम करती है माइलिन शीट। तो इसके ऊपर से तो नर्व इंपल्स जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। तो अब क्या है, अगर इंपल्स आ रहा है तो वो जैसे कि यहाँ पे बाहर का चार्ज है, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा, तो डीपोलराइजेशन के अंदर ये गेट चैनल, सोडियम चैनल गेट ओपन हो जाएंगे। ओपन होने से अंदर क्या आ जाएगा? सोडियम। अब ये सोडियम इधर जाके मूव करेगा, मूव करेगा, यहां से तो बाहर नहीं जा सकता, ये ऐसे ही मूव करता रहेगा, जल्दी जल्दी जाएगा ना। और जैसे यहाँ पे इंपल्स जो जंप करके आया, अगला नर्व इंपल्स जाएगा वो यहां से कूदेगा, यहां से आएगा, तो यहां से भी सोडियम अंदर आ गया, और यहां से फिर ये ऐसे मूव कर रहा है। तो देखो, एक तो होता है इंपल्स का ऐसे जंप करके जाना, और एक होता है ऐसे धीरे 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 जाना नॉन माइलिनेटेड में। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में क्या होता है, यहाँ पे माइलिन की शीट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो डीपोलराइजेशन होता है, जो आयंस होते हैं वो माइलिन लेयर के ऊपर से जंप करके वे जाते हैं, और जहां पे उनको स्पेस मिलता है, जहां पे वो एरिया होता है, इस एरिया का क्या नाम होता है? नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर जहां पे स्पेस होता है, उसी स्पेस पे वो रुक जाते हैं और वहीं से वो अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो इस तरह से वो अपना पूरा स्पेस कवर कर लेता है। तो हमेशा इसका मूवमेंट कैसा हुआ, देखो ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे गया। हाँ, कौन सा ओपन ही होगा? अगर वो चैनल चेंज होगा ना, वापस से एनवायरमेंट चेंज होगा, दोनों। उसको सोल्टेटरी कंडक्शन नहीं बोलते, सोल्टेटरी का मतलब है गैप कंडक्शन। गैप का मतलब ये, इसके अंदर इंपल्स एक बार जंप कर दिया तो अंदर से जाएगा कि वापस जंप करेगा? नहीं, वो एक बार अंदर आ गया, वो जंप करके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब वो धीरे अंदर मूव कर रहा है, ऊपर से दूसरा कंडक्शन मूव करेगा। अच्छा, ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है वो। तो हम ज्यादा जाएंगे और जल्दी स्पीड से जाएंगे, स्पीड से कम होगा। डीपोलराइजेशन जब होगा, कम कहां तक होगा डीपोलराइजेशन? +30 तक, +30 मिलीवोल्ट तक होगा। जब तक डीपोलराइजेशन हो तब तक वो मूव करेगा। जैसे ही वो +30 हो जाएगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और वो जो सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देंगे, एक्साइट कर देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद वो न्यूरो रिसेप्टर्स पे लग जाएंगे, दूसरे वाला डेंड्रोन भी एक्साइट हो जाएगा, उसके गेट ओपन हो जाएंगे। क्लियर? इसके बारे में मैंने इसमें डाल दिया है ग्रुप में। हाँ, लेकिन पहले विदाउट जनरेशन विदाउट कंडक्शन पॉसिबल नहीं है ना। पहले जनरेशन बताना है, कंडक्शन तो इजी है, पहले जनरेशन बताना है। मैंने 3 स्टेजेस बताए थे, लिखवाए थे आपको, ठीक है। देख लो, दिस, एक बार मैं रीडिंग कर रही हूँ, सुन लो। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन अकर्स इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर
Myelin is fatty material with high electrical resistance, act as a electrical insulator in the same way as the rubber. जैसे कि रबड़ इंसुलेशन का काम करता है ना, रबड़ लगाते हैं वायर के ऊपर होता है, उसी तरह से ये भी एक इंसुलेशन का काम करता है. प्लास्टिक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग. The combined resistance of the axon membrane and myelin sheath is very high, but where breaks in the myelin sheath, break in the myelin sheath, break in the myelin sheath, समझ में आ गया, occurs which is known as node of Ranvier. समझ में आ गया, जहां पे जो शीट कवर है, जहां पे स्पेस है, ब्रेक आता है, उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं. यहां पे ही रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो बिटवीन द एक्सोप्लाज्मा एंड द फ्लूइड, अंदर के वाले मटेरियल को हम एक्सोप्लाज्मा बोलते थे ना, ये एक्सोलेमा थी, ये एक्सोप्लाज्मा थी, तो यहीं पे ही हम एक्सटर्नल फ्लूइड का और एक्सोप्लाज्मा का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं लिक्विड का. और तो कहीं पे पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये माइलिन शीट है और ये कैसे काम करती है, एज ए इंसुलेशन का काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का काम करती है, जैसे कि रबड़. क्लियर? ओके. फिर उसके बाद में क्या है, दिस में इनफैक्ट दैट द पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जंप, एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जंप. एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन. रेस्टिंग मेम्ब्रेन से नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक्शन पोटेंशियल. तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब है जंपिंग फ्रॉम नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे नोड पे जाएगा. ठीक है. पास अलोंग द माइलिनेटेड एक्सोन फास्टर एज कंपेयर टू सीरीज ऑफ स्मॉल लोकल सर्किट. समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. ओके. इनके अंदर क्या होगा, लीकेज ऑफ आयन टेक्स प्लेस ओनली इन नोड ऑफ रेनवियर एंड लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ऑब्वियस है, यहाँ पे हमें सिर्फ जंप ही तो करवाना है एक्शन पोटेंशियल को, और जल्दी हो रहा है और फास्ट हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है. अगर ऐसा होता तो नेगेटिव अंदर जाएगा, बाहर पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे इसको एक्शन पोटेंशियल को जाने में टाइम लगता और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती, और ये प्रोसेस भी स्लो होगा नॉन माइलिनेटेड में. लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया भी था कौन कौन सी लेयर, कौन कौन सी नर्व्स माइलिनेटेड होती हैं, कौन कौन सी नॉन माइलिनेटेड, पर पढ़ाया था मैंने. क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स मैंने बताया था माइलिनेटेड होती हैं, लिखवाया था कि फिर लिखवाया था मैंने नोटबुक में, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड कौन है. तो ऐसे होता है, मतलब ऐसे एकदम से नहीं, ऐसे हाँ जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा. इस चीज को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. ये लिख लेना, आपके स्कूल में 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है. बहुत इजी है ये, और ये 3 नंबर के क्वेश्चन में 100 पूछा जाएगा. KV1 वाले सुन लो, सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन? तो सबसे पहले बता सकते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है. ओनली प्रेजेंट इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, नॉन माइलिनेटेड में नहीं होता. इसका मतलब होता है गैप कंडक्शन. फिर आपको डायग्राम के थ्रू बताना है. और ये खत्म हो गया है सॉल्टेटरी कंडक्शन. तो बैठ जा. ह्यूमन ब्रेन मैंने करा दिया है, और उसके बाद बचा हुआ था एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है. अभी देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ, नोट्स भेजूंगी इसके भी. ठीक है. एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क. ओके. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उस बंदे का नाम था मार्शल हॉल. इसने किया था, इसको डिस्कवर ऑब्जर्व किया था मार्शल हॉल. इसको सबसे पहले इसी ने ऑब्जर्व किया था. रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. स्पॉन्टेनियस है, ऑटोनोमिक है, मतलब अपने आप होता है, ऑटोमेटिक बोल सकते, ऑटोमेटिक होता है. एक तरह का इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, मतलब हम नहीं चाह के भी करना पड़ जाता है, उस चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. हम एकदम से चाय पी रहे हैं और एकदम से मैंने कप को हाथ लगाया, मेरे को गर्म लगा, मैंने छोड़ दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए, साफ देखा मैंने, अपने आप ऑटोमेटिक में पीछे चली गई. ठीक है. मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं बैठी बैठी पेन से अगर अपने नी के ऊपर ऐसे से मार रही, मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नी पे अगर आप हथौड़ी लेके, हैमर लेके एक बार ऐसे मतलब जोर से मारकर देखना, यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसमें ऐसे झंझनाट जैसी फीलिंग आएगी, बहुत तेज, है ना. तो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, पटेला उसको बोलते हैं, उस एरिया को पटेला. ठीक है. उस एरिया जैसे जोर से मारोगे ना तो एकदम से ऐसे लगेगा, फिर मतलब पूरे पता चल जाता है रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे मारोगे आप अपना पैर हटा लोगे,
ताकि दोबारा ना लग जाए गलती से, करेंगे ना तो हाँ कई बार हमें यहाँ पे भी लग जाता है। हाँ क्योंकि एक हमारा साइनेप्स बना हुआ होता है वहाँ पे, एकदम से इतना जोर से मारेंगे ना तो वहाँ साइनेप्स जैसा होता है और वो पूरे बॉडी में फ्लो हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाना। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले मार्शल हॉल ने ऑब्जर्व किया था। रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह का स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री मैकेनिकल रेस्पॉन्स होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही काम होता है, ऐसे ही अपने आप नहीं होगा। यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पे नी पे भी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जंक्शन बना हुआ होता है ना, रिसेप्टर्स होंगे हर जगह पे। हमारे टंग पे हम गर्म हाथ लगाते हैं तो यहाँ पे भी टच रिसेप्टर्स होते हैं, वो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। हमारा स्किन के ऊपर अगर कोई गरम गरम चीज रख दोगे तो हमारे स्किन के ऊपर भी टच रिसेप्टर्स होते हैं, ताकि कोई टच रिसेप्ट हो गया तो हमने हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी पे हर जगह रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स काम करते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे, मैं इसका फोटो भेज दूंगी अभी आपको। रिफ्लेक्स एक्शन आर द स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक साइमल्टेनियस रिसेप्टर्स, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, वॉलेंट्री एक्शन नहीं होता। अचानक से अपने आप हो जाना, उसको ही हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज वेरी क्विकली कंप्लीटेड इन वेरी क्विकली, बहुत जल्दी होता है ये मोड, टाइम नहीं लेता, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हम पीछे हाथ कर लेते हैं हमें कोई साइड इफेक्ट थोड़ी ना है, अगर हमारे यहाँ गलती लगी हमने पैर पीछे कर लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नो एडवर्स इफेक्ट। if it is a normal form of animal behavior in which stimulation of a sensory organ result in the activity of a some organ without the intervention of will, ठीक है, हम अपने विल के अगेंस्ट जाके वो काम करते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये इसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन भी एक्टिवेट रहते हैं, छूने का, सूंघने का, देखने का, सांप को देख के पीछे हो जाना, हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। क्लियर? तो इस चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है? अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन के बाद रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। देखो एक कई तरह का रिफ्लेक्स आर्क बनता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जैसे कि मैंने गरम गरम किसी चीज को टच किया, एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, ये हॉट पॉट है, ओके, और मेरे हाथ ने इसको टच किया, तो मैं ये हाथ बना रही हूं, ठीक है, मान लो ये हैंड है, ओके, और ये यहां से रिसेप्टर्स जा रहे हैं और यहां पे मैंने बना दिया है स्पाइनल कॉर्ड, और यहां मान लो उसके बाद में जाएगा ये, यहाँ ऊपर की साइड में है ब्रेन, ठीक है। अभी मेरे हाथ के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं? टच रिसेप्टर्स नहीं, हाँ टच या स्किन रिसेप्टर्स होते हैं ना, टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, समझ के रहेगा ना, अगर मैंने इसको गरम गरम को हाथ लगा लिया तो मुझे लगा ये गरम है, तो मैंने हाथ पीछे करना है, लगा लिया, और अब मुझे पीछे करना है। ये बहुत जल्दी होता है, समझने की टाइम लगेगा, लेकिन होता बहुत जल्दी है। देखो, तो मैंने इसको जब टच किया तो मेरे टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, न्यूरॉन्स जाने का काम करेंगे, मैसेज लेके जाएंगे, यानी कि उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू -60 पे आ चुकी है। -60 पे आएगी तभी वो आगे जाएंगे ना, बताया था अभी, तो -60 पे आ गई, तो वो नर्व इंपल्स ऐसे मान लो जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं ना, मैसेज को लेके जा रहे हैं। जो नर्व इंपल्स को मैसेज को लेके जाता है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज को लेके जा रहा है। अब ये सबसे पहले मैसेज जैसे यहां से आ रहा है, तो सबसे पहले मैसेज यहां जाएगा, यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे। तो हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड के पास यहाँ पे एक जंक्शन बनता है, ये सारे के सारे नर्व इधर आ जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ आ जाता है, यहाँ पे सेंटर होता है, इस सेंटर को बोलते हैं रिले सेंटर। क्या बोलते हैं? रिले सेंटर। अब ये सेंटर के पास आ गया, अब ये रिले सेंटर इसको आगे फॉरवर्ड करता है ब्रेन को। ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगा? थैलेमस पार्ट में जाएगा। और मैंने बताया था ना, थैलेमस ही इनवॉलेंट्री चीजों को, मतलब सारे जितने भी स्टिमुलेशन होते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स आते हैं, सब वहां जाते हैं। उसके बाद थैलेमस उनको डिवाइड कर देता है अपने अपने पार्ट के अकॉर्डिंग, कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में जाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ब्रेन में कहाँ चले गए हैं? थैलेमस पार्ट में।
अब ये सिग्नल आगे दे देगा और उस सिग्नल के बाद हमें हाथ को पीछे करना है या पकड़ के बैठे रहना है, वहां से अभी मैसेज लेके आएगा ना। तो क्या करना है, अब ये थैलेमस से ये वापस पहले मैसेज लेके आ रहा है, जो मैसेज अब लेकर आ रहे हैं न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन्स का नाम उन न्यूरॉन का नाम होता है मोटोर न्यूरॉन, जो मैसेज लेके आ रहे हैं। अब ये मैसेज लेके आ रहे हैं ऐसे न्यूरॉन्स, और इस रिसेप्टर्स को बोलेंगे अभी क्या करना चाहते हो, पकड़ के रखना चाहते हो या फिर छोड़ना चाहते हो। अगर छोड़ना चाहते हो तो ये फटाक से बोल देगा गर्म है छोड़ दो। तो देखो ये इतना काम जो मैंने बताया बहुत जल्दी होता है। अब ये देखो एक आर्क बन गया है, आर्क का मतलब ऐसे ना, आर्क, तो यहां से जा रहा है और यहां से वापस आ रहा है, एक तरह से ऐसे आर्क बन गया ना। हाँ, जो एक आर्क जैसा शेप बन गया, ऐसे जाके वापस आ गया, भाई सेंसरी ले गया ऊपर से मोटोर ले आया, तो ये एक आर्क बन गया है। और किसका आर्क बना है, रिफ्लेक्स का, अपने आप अचानक से। तो हम इसका क्या नाम दे देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। मीनिंग समझ गए, कोई डाउट है? हमें डाउट है, हम जैसे भी मैंने करंट बॉल को हाथ लगाया तो एकदम से मैं पीछे आ रहा था, तो जब हम करंट या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को से हाथ लगाते हैं तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या थोड़े मिनट के लिए हम उसी वही पे स्टेबल हो जाते हैं, शॉक लगता है, झटका लगता है उसको, वो गर्म नहीं लगता, वो झटका लगता है ना। अगर जोर का झटका लगा, अगर वोल्टेज हाई है तो हम चिपक जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं उसको, चाह के भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन जैसे कई बार हम गैस ऑन करते हैं हम अपने लाइटर से ही, तो कई बार हमें एकदम से, मेरे को तो बहुत बार लगता है, ठीक है, जैसे ही लाइटर से गैस को ऑन करते हैं एकदम से शॉक लगता है, छोड़ देते हैं उसको। हल्का फुल्का करंट अपने को घर के वायर में लग सकता है, वो छोड़ देते हैं उसका, वो वाला करंट नॉर्मल है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन में काउंट कर लो। लेकिन कई बार जो हाई वोल्टेज है फिर वो छूटता नहीं है, वो खींच लेता है, पूरा खींच लेता है, वो हाई रेजिस्टेंस पावर होती है उसकी, ठीक है, चिपक जाता है पूरा बॉडी, मतलब पूरा ब्रेन ही एकदम तक चला जाता है ना, वो छोड़ ही नहीं पाता उसका, हिल जाता है। समझ में आ गया रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये जो पाथ बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहे हैं, उसके बाद ये स्पाइनल कोड में जा रहे हैं, बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहे थे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन वापस लेके आते हैं। तो इस तरह का जो पाथ बना है, द पाथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, उस पाथ का नाम हम क्या देंगे, रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है? अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, एक होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है क्रेनियल, एक होता है स्पाइनल। क्रेनियल का मतलब हो गया ब्रेन, और स्पाइनल रिफ्लेक्स का मतलब हो गया स्पाइनल कोड तक जा रहा है। क्रेनियल रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, दीज एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय द ब्रेन, यानी कि कोई भी रिफ्लेक्स यहां से जा रहा है और यहां से होता हुआ फिर वो ब्रेन में गया, ब्रेन ने मैसेज दिया, फिर वो वापस आया, तो यहां तक ब्रेन का रिक्वायरमेंट पड़ा ना। तो इस तरह का रिफ्लेक्स में जहां तक ब्रेन का भी रिक्वायरमेंट होता है उसको हम क्रेनियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। बट कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं यहां तक स्पाइनल कोड में जाते हैं, मैसेज देते हैं, जंक्शन बन जाता है और यहीं से रिटर्न आ जाते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगी कैसे। तो कुछ में सिर्फ स्पाइनल कोड का तक ही यूज होता है और वापस आ जाते हैं, ब्रेन तक नहीं जाते, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, जिसमें सिर्फ स्पाइनल कोड तक ही जाता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, अभी मैंने ये है मेरा, ठीक है, यहाँ पे नी है, ठीक है, घुटने के ऊपर मैं मार रही हूँ हैमर से और मेरे को जोर से लगा, तो ये जो मैसेज है यहाँ से जोर से लगा, ये मैसेज मेरा जा रहा है, न्यूरॉन्स लेके जाएंगे स्पाइनल तक, और स्पाइनल में ही रिले जंक्शन बन जाएगा और वहीं से मुझे मैसेज आ जाएगा मोटोर का, इसको मैं पीछे खींच लूंगी, ये ब्रेन तक नहीं जाता। शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट करना है, जस्ट वापस आ जाता है, यहां तक रिक्वायरमेंट थी, स्पाइनल कोड से ही जंक्शन से रिटर्न आया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है नी वाला। ठीक है, हाँ, जैसे सांप को देखना है, मुंह में मिठाई देख के मुंह में पानी आ जाता है, जलेबी देख के मिठाई में पानी आ जाता है, सलाइवा आने लगता है, वो एक तरह का क्या होता है, क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, क्योंकि जहां पे याद रखना सेंस ऑर्गन्स यूज आ जाते हैं ना, वो क्रेनियल होगा, क्रेनियल रिफ्लेक्स। क्रेनियल मतलब ब्रेन, अगर कोई मैसेज है वो ब्रेन तक जा रहा है तो उसको हम क्रेनियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्रेनियल रिफ्लेक्स में सारे एग्जांपल आपके ब्रेन से रिलेटेड होंगे, सॉरी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, जैसे देखने का, सूंघने का,
टच करने का, जितने भी मैसेज हैं इस तरह के रिफ्लेक्स जो होंगे वो ऊपर तक जाते हैं। लेकिन जैसे कि कोई, अब ये तो नी पे मार रहे हैं हम, है ना, ये ऊपर तक नहीं है, ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही रिटर्न हो गया, तो इसको हम स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स बोल देंगे। क्लियर? ओके, क्रेनियल रिफ्लेक्स जो होते हैं, नो अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्शंस, कोई अर्जेंट नहीं होता भाई इनके लिए, लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें अर्जेंसी हो जाती है। अगर हम हैमर से मारेंगे, मार कर देख लेना, बहुत पता लग जाएगा क्या अर्जेंसी आ जाती है, ठीक है, बहुत भयंकर होगा। तो क्रेनियल रिफ्लेक्स ऊपर तक जाएगा एक तरह सेंस ऑर्गन तक, ये तो स्लो रिएक्शन हो गई ना, ऊपर तक जा रहा है, और ये कैसी रिएक्शन होगी, जो स्पाइनल तक आएगा वो फास्ट रिफ्लेक्स होगा, मतलब जल्दी आ रहा है, ऊपर तक जा रहा है, टाइम लगा के आ रहा है। वो क्या है 12 पैर 31 पैर स्पाइनल कॉर्ड में, वो क्या पैर क्या अब थे ना क्रेनियल कॉर्ड ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये 31 पैर क्रेनियल नर्व्स, और वो है, अगर ये ब्रेन है, ये ब्रेन के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, ये जो नर्व होती हैं ये 12 पेयर होती हैं, और यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में भी इधर इधर दोनों साइड होती हैं नर्व, उनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं, उनको 31 पेयर होता है, पढ़ाया था ये मैंने। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एक्शन बताया है ऑन द बेसिस ऑफ साइट, कौन सी जगह पे रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ब्रेन का रिक्वायरमेंट है क्रेनियल रिफ्लेक्स और स्पाइनल रिफ्लेक्स। ओके, एक तरह का रिफ्लेक्स एक होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। देखो, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स, एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। देखो अभी जैसे कि, हाँ, तुमने देखा होगा, तुम पहली बार स्विमिंग करने जा रहे हो तो तुम पानी में कूद जाओगे, और फिर तुम कैसे करोगे, तुम्हें पहली बार स्विमिंग में जा रहे हो तो तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, तुम ऑब्वियसली हाथ पैर ऐसे से मारना शुरू करोगे, है ना, ऐसे से। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी कर रही है, क्योंकि हमें आता नहीं है, लेकिन जब तुम्हें आने लग जाता है वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गया है, वो अनकंडीशनल में चला गया है अभी, ठीक है। दो तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, जैसे अभी डांस नहीं आता मुझे, अगर मैं डांस सीख लूंगी तो मुझे आ जाएगा, मुझे जब मान के चलो एक गाना है पर्टिकुलर, उस गाने पे डांस करना मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने 2 दिन क्लास ले लिया और मुझे आ गया, आराम मैं कर रही हूँ। हमारे ब्रेन ने भी रिफ्लेक्स एक्शन ही दिया ना, मतलब काम सीख लिया मैंने, ठीक है। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दीज एक्शंस, पहले का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है तभी वो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। प्रीवियस एक्शन होना बहुत जरूरी है, जब तक आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होगा आप कोई भी काम नहीं कर सकते इनमें से। क्लियर? ये एक्शन जो होते हैं ये सबसे पहले इवन पालव ने देखे थे एक कुत्ते के अंदर, ठीक है, कंडीशनल। उसने देखा कि कुत्ते को पहले हम कुछ भी नहीं, लेकिन कुत्ते को अगर कोई चीज सिखा देते हो, लार आने लग, हाँ, सलाइवा आने लग जाता था। तो साइकोलॉजी में, हाँ, ये इवन पालव का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, इवन पालव ने किया था, ठीक है। तो उसने यही देखकर बताया था कि कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी उसने बताया कि कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, ठीक है। एकदम से मैं तेरे सामने कोई मिठाई रखूं, तुझे पता ही नहीं उसका टेस्ट क्या है, लेकिन 2 दिन खा के देख पता लग जाएगा, अरे बाप रे बहुत अच्छी मिठाई है, तीसरे दिन मुंह में अपने आप पानी आने लगेगा, आएगा ना। तो इस चीज को बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, दीज एक्शन डू नॉट रिक्वायर, कोई भी तरह का प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं, जैसे कि प्रीवियस एक्सपीरियंस, जैसे अपोजिट सेक्स पार्टनर है, ठीक है, तुम्हें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी उसे शादी करने की, नहीं, ऑब्वियस है, अगर लड़की है तो लड़की है, लड़का है तो लड़का है। तो एक ये हो गया। कोई भी बर्ड्स हैं, माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, पहली बार में माइग्रेट करना शुरू करती है, एक्सपीरियंस थोड़ी ना करती हैं, चलो मैं पहले उधर जाके आती हूँ फिर मैं देखूंगी कि मेरे को जाना है कि नहीं जाना, ऐसा नहीं होता है। तो जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं उनको कंडीशनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अभी जैसे खांसी आ जाती है, तुम्हें उबासी आने लगती है, तुम्हें उस उबासी के लिए, खांसी खाने के लिए या स्नीजिंग करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए? अपने आप आता है, एक ही बार बहुत है, ठीक है। तो इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन को बोलते हैं हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। क्लियर? अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइनेप्स, साइनेप्स के बेसिस पे भी देखो, ठीक है। नी जर्क होता है, मोनोसिनेप्टिक होता है एक तरह से, जैसे कि एक डायग्राम है, मैं आपको फोटो में भेजूंगी, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ देख, एक पैर दिखा रखा है और उसके ऊपर एक हैमर से वो मार रहा है,
ठीक है बच्चे, देखो इसमें एक पैर है, इसके अंदर क्या हुआ, ये रेस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा। पैर रखा हुआ है, इसको अगर रेस्पॉन्ड करेगा तो पीछे कर लेगा ना अपने पैर को, तो वही दिखाया हुआ है। पहले नॉर्मल था, इसने इसके ऊपर हैमर डाला, हैमर पे डालने के बाद क्या हुआ, इसके सेंसरी, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ लेके जा रहे हैं, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन, मैंने बताया था ना, ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाएगा, पैर वाला, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लेके जा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ गए, स्पाइनल कॉर्ड से अब कौन लेकर जाएगा वापस इसको, नीचे की साइड में वेंट्रल, सॉरी मोटोर न्यूरॉन। अब यहाँ से उस रिसेप्टर्स के मोटोर न्यूरॉन ले लिया है, मोटोर न्यूरॉन वापस से उन इफेक्टर पे आएगा, उस पर्टिकुलर, देखो मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ इसका, इसको बोलते हैं मोनोसिनेप्टिक। इसके अंदर डायरेक्ट साइनेप्स बनता है सेंसरी एंड मोटोर न्यूरॉन्स का, ठीक है, ओनली वन साइनेप्स बनता है, उसको हम मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स में मोनो रिसेप्टिक होता है, एक होता है मोनो पॉलीसिनेप्टिक। मोनोसिनेप्टिक का मतलब होता है अगर एक ही रिफ्लेक्स एक ही बनता है सिनेप्स, तो उसको हम मोनोसिनेप्टिक। देखो होगा क्या, उसने ये दिखाया है, जैसे ये पैर बना देती हूँ, ठीक है, ये पैर है, यहाँ पे मैंने मसल्स बना दी, ठीक है, ये इसका घुटना हो गया, नी। मैंने यहाँ पे हथौड़ा मारा, हथौड़ा मारने से क्या हुआ, यहाँ पे क्या होंगी, कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, जिन रिसेप्टर्स को बोलते हैं हम सेंसरी रिसेप्टर्स, और यहाँ पे कुछ इफेक्टर मसल्स होती हैं। इफेक्टर, इफेक्टर का मतलब जो रेस्पॉन्ड करेंगी बाद में, इफेक्टर मसल्स। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही ये थोड़ा मैंने इसको मारा, ये सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, और ये अभी सारे मैसेज को लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। और ये सारे सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ लेके जा रहे हैं, मैंने स्पाइनल कॉर्ड बना देती हूँ, तो ये बना दिया। यहां से जो ये लेकर जाते हैं, इस एरिया को बोलते हैं डोर्सल गैंग्लियन। मैंने बताया था गैंग्लियन क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, लिखवाया भी था, ठीक है। यानी सारी सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ चली गई, स्पाइनल कॉर्ड में चली गई हैं, ठीक है। और वहां पे जाकर वो क्या बनाएंगी, एक रिले जंक्शन बना देती है, जंक्शन बनेगा। अब ये जंक्शन क्या करेगा, यहाँ से मैसेज को रिटर्न कर देगी, यहीं से मैसेज को रिटर्न कर देगी, जो लेकर आता है उसको बोलते हैं हम मोटोर न्यूरॉन। ओके, मोटोर न्यूरॉन अब लेकर आ रही है मैसेज, और वो मैसेज किसको दे देगी, इफेक्टर मसल्स को दे देगी, मसल्स को पुल करना है या नहीं करना है। अगर ये लेकर आ रही है कि भाई ये तो बहुत जोर से लगा हुआ है ना, पुल कर लो, तो ये मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो पैर थोड़ा पीछे चला जाएगा, पैर पीछे चला जाएगा ना, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पुल हो जाएंगी। समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं, देखो एक ही न्यूरॉन बना ना ये, तो एक ही साइनेप्स बना, इसलिए हम इसको मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स या साइनेप्स बोलते हैं। एक होता है पॉलीसिनेप्टिक के अंदर भी, ठीक है, उसके अंदर एक से ज्यादा भी साइनेप्स बन सकते हैं, एक से ज्यादा, यानी कि पहली बार में सिर्फ इसके अंदर हमने क्या दिखाया, यहाँ पे गया मैसेज को दे दिया। अगर यहाँ पे अंदर जाना है, कंट्रोल करके रखना है, मसल्स को कितनी देर तक रखना है, विड्रॉ करना है कि नहीं करना, रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स बनता है यहाँ पे। अगर ज्यादा बनेंगे, जैसे मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको, इसमें एक और डायग्राम दिया है, देखो ये वाला, इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इसमें दो तरह की मसल्स हैं, एक है एगोनिस्ट मसल, एक है एंटागोनिस्ट मसल्स। तो हमें उसको क्या करना है, टॉलरेट करके रखना है या एंटागोनिस्ट करना है, पुल करना है। जो भी मैसेज आ रहा है उसका दो तरह का रेस्पॉन्ड हो सकता है ना, या तो आप करो या नहीं करो, दो तरह का रेस्पॉन्ड करेंगी हमारी मसल। तो दोनों जगह पे अलग अलग मसल्स है, एक है अगोनिस्ट, एक है एंटागोनिस्ट। तो कौन से पे जाके इफेक्टर पे काम करेंगे, मोटोर न्यूरॉन जो आ रही है वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है या इधर जा रही है, दो तरीके के काम हो सकते हैं ना। ऊपर भी आके बोल सकते हैं उस मसल को काम करना है कि नहीं करना, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स।